40 इयर्स की एज के बाद अपने सुबह के दोस्त बढ़ाओ और शाम के दोस्त कम करो। पैरालिसिस, अधरंग, ब्रेन अटैक, ये सारी एक ही चीज, क्योंकि मेडिसिन की आदत बीमारी की आदत से बहुत बेटर है। जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा थोड़ा भी अगर रोने में लेट हो जाए, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, अपना स्ट्रेस कम करो, अपनी स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल बंद करो। सर 15 साल के बच्चे को अगर आप समझाना चाहें तो किस तरीके से पोस्ट ऑफ केयर समझाना चाहेंगे कि अगर उसके घर में किसी बड़े को हो जाता है तो क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? अवेयरनेस तो आप ही लोगों ने फैलानी है। अवेयरनेस होगी तभी हम इसकी डिसेबिलिटी को कम कर पाएंगे। डॉक्टर रोहित गुप्ता, स्वागत है सर आपका द हेल्थ टेबल पॉडकास्ट शो में। थैंक यू जसमीत फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर। स्पेशली एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं आपके 18 साल के करियर के अंदर, कहीं ना कहीं ये आपके सामने क्या ऐसे चैलेंजेस और क्या ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं जो पिछले 18 साल में आपने देखे और मोस्ट शॉकिंग भी आपके लिए रहे होंगे? सो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि एज अ न्यूरोलॉजी को मैं चाहूंगा कि डीप में डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखो जसमीत, न्यूरोलॉजी ना एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे हर तरह का सिर में दर्द, माइग्रेन आपने सुना होगा, लकवा, पैरालिसिस या अधरंग, मिर्गी, दौरे पड़ना, एपिलेप्सी बोलते हैं, स्पाइन की सारी प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, नींद नहीं आना, चक्कर आना, पार्किंसन डिजीज जिसमें हाथ कांपना शुरू हो जाता है, भूलने की बीमारियां। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां न्यूरोलॉजी में आती हैं। और पिछले 15 साल में हमने देखा कि चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, एवोल्यूशन बहुत आया है, ट्रीटमेंट में बहुत एवोल्यूशन आया है। आज से अगर मैं बात करूं, जब मैंने 2005-2006 में जब हम पढ़ाई किया करते थे, तो जो हमें बीमारियों के जो डायग्नोसिस टेस्ट होते थे और जो उनका इलाज होता था, आज हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते। मतलब पिछले 18-20 साल में सारी चीजें चेंज हो गई। जो उस टाइम हम मेडिसिन हम पढ़ा करते थे, वो आज हम लिखते ही नहीं है किसी को भी। तो क्या होता है कि मेडिकल साइंस बहुत चैलेंजिंग है। अभी भी हम डेली पढ़ते हैं, रोज हमें पढ़ना पड़ता है, नई चीज आती रहती है, वो हमें पेशेंट्स पे अप्लाई करनी होती है। तो सारी चीजें धीरे धीरे बदलती है। इट मींस कि जो पहले का ट्रीटमेंट था उसमें बहुत फर्क आ चुका है। बहुत फर्क आ गया, इवन मेडिसिन में हो। बिल्कुल, मेडिसिन में, आपके प्रोसीजर्स में, जो ट्रीटमेंट हम जिस तरह से पेशेंट को अप्रोच करते थे, सारी चीजें बदल गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20 साल पहले जो हम पढ़ते थे, आज हम उसको 50% भी अप्लाई नहीं करते। हम उसको, चीजें बहुत आगे चली गई हैं। जैसे मैं लकवा या स्ट्रोक की बात करूं, तो स्ट्रोक की जो ट्रीटमेंट आज से 20 साल पहले होती थी, आज बिल्कुल बदल गया। उस टाइम पे कुछ अलग दवाएं दी जाती थी, फिर नई दवाइयां आई, फिर और एडवांसमेंट आई। तो डे बाय डे एडवांसमेंट आती रहती है। आपने स्ट्रोक की बात करी और आज का टॉपिक ही हमारा स्ट्रोक का था, बट बिफोर दैट आपने जैसे भूलने की बात करी। और आम तौर पे एक डेली लाइफ के अंदर हमेशा कोई भी किसी को कहता है कि तू भूल गया, अरे दिमाग पे जोर डाल थोड़ा सा। तो मैं दिमाग को थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि ये ब्रेन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सर। इसको अगर समझना चाहें तो किस तरीके से समझा जा सकता है? एक्चुअल में ब्रेन है क्या? देखो, ब्रेन ना हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। मतलब ब्रेन हमारा, केवल हमारे पूरी बॉडी का 2% वेट होता है ब्रेन के अंदर। लेकिन 20% ब्लड सप्लाई जो हार्ट से जाती है वो ब्रेन में जाती है। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेन। लेकिन बड़ा ही सेल्फिश ऑर्गन है। इसमें कोई फैट स्टोरेज नहीं होता और इसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की। तभी आपने सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा थोड़ा भी अगर रोने में लेट हो जाए, तो वो हमेशा के लिए मंदबुद्धि रह जाता है, क्योंकि उसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। उसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, उसको ऑक्सीजन, ग्लूकोज कांस्टेंटली चाहिए। और हमारा ब्रेन ना 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। तो राइट हाफ हमारा लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हाफ राइट को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए अगर कोई भी सिम्टम हमारी बॉडी के आधे हिस्से में आता है, तो वो ब्रेन की तरफ इशारा देता है कि वो ब्रेन का सिम्टम हो सकता है। जैसे 2 पार्ट्स आपने कहे, तो इसमें ये भी आता है कि एक फास्ट होता है और एक स्लो होता है, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है। हर एक ब्रेन में हर पार्ट का अलग एक फंक्शन है। जैसे हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन में स्पीच है, राइट साइड की मूवमेंट है, ऐसी लेफ्ट साइड में राइट साइड की मूवमेंट है, कुछ और चीजें। तो हर पार्ट का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक होती है चीज इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे आपने सुना होगा कि आज किसी को ब्रेन इंजरी हुई, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन इंजरी हो गई, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया, लेकिन वो पेशेंट धीरे धीरे साल में, 2 साल में, 3 साल में काफी हद तक रिकवर कर जाते हैं। वो कैसे करते हैं? ब्रेन हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। मतलब ब्रेन अपने न्यूरल कनेक्शंस, जो नर्व्स के बीच में कनेक्शंस हैं, उसको थ्रू आउट लाइफ बनाते रहते हैं। तो उसकी वजह से धीरे धीरे ब्रेन रिकवर करता है। आप ऐसे समझो, हमारे ब्रेन में करीबन 86 बिलियन नर्व्स हैं। 86 बिलियन नर्व्स ओनली इन द ब्रेन। हाँ, और ब्रेन की आप मेमोरी कैपेसिटी सोचो,
तो इतनी है जितनी आप एक कोई वीडियो ऑन करोगे तो 300 साल तक, 300 ईयर्स तक अगर वो वीडियो चलता रहेगा तो जितनी मेमोरी होती है उतनी हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी है। तो ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो अगर ब्रेन की जैसे होता, जैसे कि हमारा टॉपिक भी आज का स्ट्रोक है, तो सर बट सबसे पहले तो मैं यही समझ चाहूंगा स्ट्रोक क्या है, और इसी के साथ ही मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है दैट स्ट्रोक हमेशा बोला जाता है दैट स्ट्रोक इज ओनली फॉर द ब्रेन, और या फिर जो हार्ट स्ट्रोक भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में इसको कहीं ना कहीं एक मिथ बन चुका है और एक इसके साथ टर्म यूज कर दी जाती है। सो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी मैं समझ देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि स्ट्रोक, पैरालिसिस, अधरंग, ब्रेन अटैक, ये सारी एक ही चीज है। ठीक है। स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन, खत्म, इसका हार्ट से कोई लिंक नहीं है। स्ट्रोक मतलब ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया राइट हाफ ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन के किसी भी हिस्से में ब्लड जाना बंद हो जाए तो उसको स्ट्रोक या पैरालिसिस होता है। जैसे अगर राइट साइड की कोई नर्व ब्लॉक हो गई या नस फट गई और उसकी वजह से ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जाना बंद हो गया राइट साइड पे, तो पेशेंट को लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा। और ऐसा ही अगर लेफ्ट में हुआ तो राइट में हो जाएगा। तो हार्ट अटैक हार्ट की नस बंद होने को कहते हैं और ब्रेन अटैक ब्रेन की नस बंद होने को कहते हैं। तो जब ब्रेन की नस बंद होती है या नस फट जाती है, जिसको आपने ब्रेन हेमरेज सुना होगा, इसको कहते हैं ब्रेन अटैक, और उसी को स्ट्रोक या उसी को लकवा कहते हैं। मतलब अभी भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिसमें किसी को अगर घर पे अधरंग हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो लोग उसके हार्ट पंप करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सब व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि ब्रेन, जिसको भी लकवा होता है, लकवे डायरेक्ट हार्ट से लकवा नहीं हो रहा है, वो ब्रेन से लकवा हो रहा है, उसमें हार्ट को पंप करने का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली जो स्ट्रोक का टर्म है वो ब्रेन के साथ ही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, मतलब हार्ट के साथ, उसका हार्ट अटैक कह सकते हैं उसको। नहीं, हार्ट अटैक हार्ट का हो गया, हार्ट अटैक को हार्ट अटैक कह सकते हैं, और स्ट्रोक को ब्रेन अटैक बोलते हैं, वो ब्रेन का अटैक है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जाना बंद हो जाए तो उससे ब्रेन अटैक या स्ट्रोक आता है। तो बेसिकली ब्रेन में ब्लड जाना कैसे बंद होगा? या तो जो वेसल ब्लड लेके जा रही है या तो वो ब्लॉक हो जाए। एक पानी की नली जा रही है और वो उसमें पानी कहीं ब्लॉक हो गया, तो जहां पे पानी पहुंचना था वहां पहुंचा नहीं, तो ब्लड वहां पे पहुंचा नहीं, उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया। तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो वो नाली बंद हो जाए या वो नाली बीच में लीक कर जाए। दोनों ही कंडीशन में ब्लड जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा नहीं। तो इसी तरह स्ट्रोक भी हमारा दो तरह का होगा, एक बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, एक हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक मतलब ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई और उसकी वजह से ब्लड नहीं गया, उसकी वजह से स्ट्रोक आ गया। हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको आप ब्रेन हेमरेज बोलते हो, आपने कॉमनली सुना होगा कि ब्रेन की नस फट गई, वो लीक कर गया और अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को तो पैरालिसिस का अटैक आएगा। जब मरीज को घर पे पैरालिसिस का अटैक आया तो हम उसको ऐसे नहीं बता सकते कि वो ब्लॉकेज वाला है कि ब्रेन हेमरेज है। जब वो हॉस्पिटल में आएगा और उसका सीटी स्कैन होगा, तो सीटी स्कैन से हमें पता चलता है या एमआरआई से हमें पता चलता है कि ब्रेन में ब्लॉकेज की वजह से पैरालिसिस हुआ है कि ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। एक में ब्लॉकेज हुई है तो आपको ब्लॉकेज को खोलना है, तो आपको उसमें ब्लड थिनर्स देने हैं या क्लॉट को रिमूव करना है, जिस पर हम बात करेंगे। और ब्रेन हेमरेज के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया है तो उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि वो मेडिसिन से खत्म होगा कि उसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ये जो आपने जैसे बताया कि ब्लड वेसल्स जो है ब्लॉक हो गई या फिर रप्चर हो जाती है जैसे, तो ये होते किस कारण से, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखो हमारे ना दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्ट्रोक आने के। एक तो होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल में आते हैं सबसे पहले एज। एज के साथ साथ स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता रहता है। 65 एज के बाद हर 5 साल में स्ट्रोक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। दूसरा है मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल स्ट्रोक का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। थर्ड है फैमिली हिस्ट्री, जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है स्ट्रोक की, उनमें स्ट्रोक का रिस्क और ज्यादा हो जाता है। मैं थोड़ा सा डीप में भी समझना चाहूंगा कि मेल्स में क्यों ज्यादा होता है, इस पे भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को। इसमें देखो मेन इसमें ये होता है कि हमारी जो हैबिट्स हैं, जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। कुछ ऐसे हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता। और जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है। और जिनको पहले स्ट्रोक आ गया है उनको रिपीट स्ट्रोक आने के चांस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होते हैं। लेकिन ये 4 ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। हम किसी का जेंडर चेंज नहीं कर सकते, हम किसी की एज नहीं रोक सकते, किसी की फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते, किसी का प्रायर स्ट्रोक नहीं चेंज कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल। अब आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो हमारे कंट्रोल में, जिसमें 9-10 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जो सबसे कॉमन है डायबिटीज, ब्लड
प्रेशर, हाइपरटेंशन। आप मानो करीबन इंडिया में 73% पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक होता है उनको ब्लड प्रेशर होता है। तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने का। डायबिटीज ऑलमोस्ट 43% में, इंडिया की जो स्टडीज हैं उसमें 43% में डायबिटिक होते हैं जिनको स्ट्रोक होता है। तो ये दोनों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। टॉकिंग टू वन ऑफ द डॉक्टर, उनसे बात हो रही थी तो उन पे डायबिटीज से रिलेटेड ही बात हो रही थी। एट दैट टाइम आई जस्ट टॉकिंग टू हिम कि डायबिटीज भी ऐसी एक डिसीज है कि जिसमें 50% को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। बिल्कुल। और वो भी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रोक में आ सकते हैं। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता। जब उनको पहली बार हार्ट अटैक आता है या ब्रेन अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, तब उनको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि हम डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं। ये बड़ा है। जैसे हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है और हम उसका बीपी नापते हैं और बीपी 200 से ऊपर होता है, हम फैमिली से पूछते हैं कब से ब्लड प्रेशर, वो कहते हैं नहीं आज ही हुआ है, पहले तो कभी हुआ ही नहीं। तो हम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि आपने कभी चेक नहीं कराया? तो कहते कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप सोचो, अगर मतलब हमारी कॉमन परसेप्शन ये होगी कि अगर हम बाहर से स्वस्थ लग रहे हैं, अगर मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, अपना नॉर्मल काम कर रहा हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर से भी सही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी ये ब्लॉकेज होती हैं, कोई ये ओवरनाइट नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है ना। हम क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। और हम बीपी, आप सोचो कितने इंडिया में कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें ब्लड प्रेशर है। इवन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को लेकर भी काफी मिथ्स हैं कि अगर मैं चेकअप करवाता हूँ तो जानबूझ के कहीं ना कहीं इसमें मेरे ऐसी चीजें मतलब सिम्टम्स दिखा देंगे जिस वजह से कोई भी हेल्थ सेक्टर है वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैं तो आज बता रहा हूँ, आज आधी बीमारियां इसलिए कि पीपल डोंट ट्रस्ट हॉस्पिटल्स। उनको लगता है हॉस्पिटल चले जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, मतलब तो इस वजह से लोग हॉस्पिटल नहीं आते और अपनी बीमारी को और बढ़ा लेते हैं। जैसे मैं आपको रिस्क फैक्टर्स का बता रहा था, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का, उसमें डायबिटीज 43% लोगों को डायबिटिक है जिनको स्ट्रोक होता है, 73% हाइपरटेंसिव है। तो ये दो अगर किसी को साथ में है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है, इसका रिस्क और बढ़ गया। हाँ, डायबिटिक पेशेंट को स्ट्रोक होने का रिस्क 1.5 से 4 गुना हो जाता है। 1.5 to 4 टाइम्स स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे ही हाइपरटेंसिव में। थर्ड जो कॉमन फैक्टर है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से स्ट्रोक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो आप सोचो, एक आदमी है जो स्मोकर भी है, जो डायबिटिक भी और हाइपरटेंसिव भी है, तो उसका रिस्क मल्टीफोल्ड हो गया स्ट्रोक होने का। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल, अगर आप एक्सेस में अल्कोहल लेते हो तो इट इज ऑल्सो डेट्रीमेंटल, वो भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है तो हार्ट से कई बार क्लॉट ब्रेन में जाने के चांस होते हैं। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव रहते हो, ओबीस हो, एक्टिव नहीं हो बिल्कुल भी, स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, डाइट बहुत खराब है, तो ये सारे 9-10 ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाई कर सकते हैं। आज मैं अपनी शुगर कंट्रोल कर सकता हूँ, आज मैं अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी स्मोकिंग बंद कर सकता हूँ, कोलेस्ट्रॉल अपना टाइमली चेक करा सकता हूँ, फिजिकली एक्टिविटी 30 to 45 मिनट्स चलना 5 days a week कोई मुश्किल नहीं है ना। अपना स्ट्रेस फैक्टर्स कम कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, डाइट बेटर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो हम स्ट्रोक का रिस्क ऑलमोस्ट 90% तक बचा सकते हैं। इनिशियल स्टेज में जैसे अगर बात करें, जैसे आपने, ये तो लाइफस्टाइल की रिगार्डिंग बात होगी, बट सिम्टम्स क्या रहते हैं सर जो इनिशियल में अगर किसी को ऐसा स्ट्रोक आया तो सिम्टम्स क्या? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्रेन हमारा 2 पार्ट में, राइट और लेफ्ट। तो अगर कोई भी सिम्टम, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स में। एक कि स्ट्रोक के सिम्टम्स सडनली आते हैं और यूजुअली विदाउट वार्निंग आते हैं, अचानक से आते हैं। और अगर आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम सडनली विदाउट वार्निंग और आधी बॉडी में आता है तो वो मोस्ट लाइकली स्ट्रोक का सिम्टम होता है। में हाथ टेढ़े हो सकते हैं, मुंह हो सकता है। इसको याद रखना बड़ा आसान है। हम बोल रहे हैं ना, तब से हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रोक ब्रेन में एक्ट फास्ट, टाइम इज ब्रेन, टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। इसी तरह तो ब्रेन के अंदर क्या है कि कोई भी सिम्टम आया उसको हम BEFAST, बी फास्ट। बी मींस बैलेंसिंग। अगर किसी का अचानक से बैलेंस बिगड़ने लग जाए, आदमी अपना काम कर रहा है, चेयर पे बैठा और चेयर से उठा और उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ई फॉर आई, एक साइड की अगर अचानक से विजन चली जाए तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एफ फॉर फेस, अगर अचानक से एक साइड का फेस टेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, दूसरी तरफ चला गया, तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ए फॉर आर्म, अचानक से एक हाथ वीक पड़ गया, ग्रिप चली गई, वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एस फॉर स्पीच, अचानक हो सकता है इसमें आर्म, हाँ, आर्म से मतलब है कोई भी है।
एस फॉर स्पीच में मतलब अगर एकदम से बोलने में लड़खड़ाहट आ जाए या समझ नहीं पा रहा वो सामने वाला जो बोला तो टी फॉर टाइम। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आता है, मतलब आधी बॉडी में आपका पैरालिसिस आ रहा है, चाहे वो फेस पे है, चाहे फेस प्लस आर्म पे है, चाहे फेस प्लस आर्म प्लस लेग पे है, चाहे आर्म और लेग पे, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक साइड की बॉडी अगर पैरालाइज हो रही है, एक साइड पे अगर सुन पड़ रहा है, अचानक से बैलेंस बिगड़ रहा है, अचानक से बोलने में दिक्कत हो रही है, अचानक से एक साइड की विजन चली गई है, तो ऐसा कोई भी सिम्टम, अचानक से बहुत तेज चक्कर आने लग जाते हैं, अचानक से बहुत तेज सिर में दर्द होता है जैसे उसको लाइफ में कभी नहीं हुआ, या अचानक से आदमी बेहोश हो जाता है, तो ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। और स्ट्रोक में टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप ऐसे समझो, स्ट्रोक में हर मिनट अटैक आने के बाद हर मिनट हमारी 20 लाख 2 मिलियन नर्व्स डैमेज होती हैं, 2 मिलियन। और आप 1 घंटा 1 आवर अगर आप डिले करते हो ट्रीटमेंट स्ट्रोक होने के बाद, तो आप करीबन जितनी एजिंग में 3.5 साल में हमारी नर्व्स डैमेज होती है उतनी डैमेज हो जाती है। तो जसमीत तुम सोचो कि स्ट्रोक में टाइम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हमें टाइमली एक्ट करना है, हमें फटाफट अपना एक्शन लेना है ताकि हम मैक्सिमम अपना ब्रेन बचा सके। क्योंकि जितना हमने प्रिवेंट कर लिया, जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचे, जितनी जल्दी हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई, उतनी हमारी नर्व्स बच जाएंगी और जो डैमेज हुई है फिर वो धीरे धीरे रिकवर करेंगे। व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ स्ट्रोक इन इंडिया स्पेशली? स्ट्रोक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। ऑलमोस्ट आप लगाओ इंडिया में 18 लाख लोगों को पर ईयर स्ट्रोक हो रहा है। और लास्ट 1 डिकेड की बात करूं तो स्ट्रोक के केसेस डबल हो गए। ओके। और हर साल स्ट्रोक के केसेस इंडिया में 12% बढ़ रहे हैं, 12% हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हम में से, इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, हम में से हर 5 लोगों में से किसी एक को स्ट्रोक होने का रिस्क है। हर 20 सेकंड में किसी को स्ट्रोक हो रहा है, हर 4 मिनट में किसी की स्ट्रोक से डेथ हो रही है। और 10 to 15% पॉपुलेशन की एज स्ट्रोक होने पे इंडिया में 40 ईयर्स से कम है। हमारे यहाँ वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले स्ट्रोक 10 साल जल्दी होता है, 1 डिकेड अर्लियर होता है। स्ट्रोक सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का वर्ल्ड वाइड, और नंबर 1 कॉज है डिसेबिलिटी का। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसमें इतनी डिसेबिलिटी रह जाती हो। और ये मोस्ट कॉमन निग्लेक्टेड प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, मतलब इतनी निग्लेक्टेड प्रॉब्लम है कि इसको ऑर्फन डिजीज बोलते हैं, जिसका कोई नहीं होता। इसका कारण मैं यही समझना, शुरुआत में भी जैसे बात करी आपके 18 साल के करियर की सर, तो ये एक्चुअल में मतलब इसको इग्नोर करना ही इतना, मतलब क्यों ऐसा इग्नोर है? डू यू फील कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें ना देखो 2 चीजें हैं। एक तो अवेयरनेस की कमी है। हाँ, अवेयरनेस की कमी इतनी कम है, आप सोचो आज 5 साल का बच्चा है, उसको भी पता है कि आज चेस्ट पेन होता है ना, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है और हॉस्पिटल भागना है, उसको पता है। लेकिन आज किसी को पैरालिसिस होता है ना, और वो घर में 3 लोगों को फोन करता है, तो हर कोई अलग सलाह देता है। एक कहता है देसी पे चले जाओ, एक कहता है कुछ मत करो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, पैरालिसिस हो गया तो। एक कहता है हॉस्पिटल भागो। तो इतनी मिसकंसेप्शन है, इतनी अवेयरनेस की कमी है। तो पहले तो हमें आपके माध्यम से, पेशेंट्स के माध्यम से धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ानी है, और वो बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं शहर में आया तो लोगों को स्ट्रोक का मतलब नहीं पता होता। अब ऐसा नहीं है, अब स्ट्रोक मतलब वर्ल्ड स्ट्रोक डे हम 29 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। उसमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सारे न्यूरोलॉजिस्ट मिलकर अवेयरनेस क्रिएट इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इसका भी ट्रीटमेंट है। हाँ, आज से 20-22 साल पहले की बात करें, 2002 से पहले की बात करें, तो स्ट्रोक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था, इसलिए मिसकंसेप्शंस आई। अब धीरे धीरे पिछले 20-22 साल में, 2002 के बाद से धीरे धीरे ऐसे इंजेक्शंस आ गए जो क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर देते हैं, अगर शुरू के 3-4 घंटे में दिए जाएं। ऐसे प्रोसीजर्स आ गए जिससे आप क्लॉट, जैसे हार्ट से आप स्टेंट डालते हो, उस तरह ब्रेन में स्टेंट डाल के क्लॉट को रिमूव किया जाता है, इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है और धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन हाँ, आज भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। आप ऐसे सोचो कि आज स्ट्रोक के सिम्टम इंडिया में 11% लोगों को भी नहीं पता कि स्ट्रोक के सिम्टम क्या होते हैं। आज जो मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूं, इंडियन डेटा की बात कर रहा हूं, 2% लोगों को भी इंजेक्शन नहीं लग पाता। मतलब 98% को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई इंजेक्शन है। 2% लोग भी इस इंजेक्शन का फायदा नहीं उठा पाते, जो स्ट्रोक में पिछले 15 साल से चल रहा है। तो 15 साल बाद भी आज हमारी जो डेटा है वो 2% पे है, क्या 2% लोग खाली इस इंजेक्शन का फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि ये वाइडली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस तो अवेयरनेस को क्रिएट करना है धीरे 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 करके, और हो रही है, टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस और ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इसकी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप ऐसे समझो, किसी के घर में एक पैरालाइज बाप है, उसकी नाक में नली डली हुई है, हाथ पैर एक साइड के पैरालाइज पड़े हुए हैं, और वो पूरे बिस्तर पे लेटा हुआ है, पीछे बेड सोर बने हुए हैं, यूरिन कैथेटर से जा रहा है, ना उसका बेटा ढंग से काम कर पाता, साथ में कोई ना कोई एक काम चाहिए, तो आप पे फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा आता है, और वो मतलब कई बार मौत से भी गंदा होता है, ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और वो कभी ठीक भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ताकि ये शुरू में ना जो ट्रीटमेंट आज ऑप्शंस आ गई हैं, ये लोग ले लें और स्ट्रोक पूरी तरह से फटाफट रिकवर कर जाए। मतलब आज स्ट्रोक का अगर डेटा की बात करूं, 20% लोग तो स्ट्रोक में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, नेक्स्ट 40% भी ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं, 30% में काफी डिसेबिलिटी रह जाती है सिग्निफिकेंट, और 10% की डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रोक, बड़ी हेमरेज हो गई, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, आप बहुत दूर दराज रहते हो, तो उसके ऐसे 10% तक लोगों की डेथ हो जाती है। और 30% लोग जो डिसेबल्ड रह जाते हैं, हमें इनको कम करना है, हमें धीरे धीरे इस 30% को जीरो पे लेके आना है, उस 10 को जीरो पे लेके आना है, ताकि स्ट्रोक से किसी की डेथ ना हो और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी ना हो, ताकि फैमिली बर्डन ना बढ़े। तो अवेयरनेस का मतलब यही है कि ये जो हमारे 60% है जो लोग ठीक हो रहे हैं, ये 100 में कन्वर्ट हो या क्लोज टू 100 आए जितना हो सकता है। इवन आपने जैसे अभी ब्लॉक की हमने बात करी, दैट ड्यू टू द लाइफस्टाइल मतलब डिसबैलेंस की वजह से रहता है, बट जैसे कि जो आपने बताया कि जो वेसल्स है वो कहीं ना कहीं रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होने लगता है, वो किस कारण की वजह से, क्या गिरना इसका एक मेन? नहीं, उल्टा है। हाँ, मैं समझ। स्ट्रोक होता है, ठीक है, अभी आपने बिल्कुल सही बोला। कॉमन लोगों को क्या लगता है कि जैसे पेशेंट आया, वो कहते हैं जी चल रहे थे, चलते चलते गिर गए, और गिरने से ना पैरालाइज हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है उल्टा। आपको पैरालाइज हुआ, ब्रेन की नस फटी या ब्रेन की ब्लॉकेज हुई, राइट साइड की हुई तो लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ, अचानक से पैरालिसिस हुआ और आप बैलेंस नहीं बना पाए, आप गिर गए। और फटने का कारण ब्लड प्रेशर। हाँ, फटने का कारण है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आप स्मोक करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आप मतलब ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल जमा पड़ा है, सारा वो कारण है। और आपको स्ट्रोक होने की वजह से आप गिरे हो, बाहर से कोई इंजरी नहीं है, ब्रेन के अंदर नस फटी है। ऐसा नहीं कि आपको एक्सटर्नल इंजरी हो गई है, कि आप, हाँ गिरने की वजह से भी ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, लेकिन वो अलग होती है, उसको हम स्ट्रोक नहीं कहते। ओके। और इवन देयर आर सम मिथ्स सर, कि कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कहते हैं कि जो स्ट्रोक है वो खाली एल्डरली पेशेंट्स में ही रहता है, और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि यंगस्टर्स में इतने कम केसेस। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तो केसेस और यंग की तरफ जाते जा रहे हैं। मतलब आज इंडिया में करीबन 10 to 15% लोगों की एज स्ट्रोक के टाइम पे 40 ईयर्स से कम की है, जिसको हम यंग स्ट्रोक बोलते हैं। उसके कई बार कारण थोड़े अलग होते हैं या सेम भी कारण होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे पॉपुलेशन की एज कम होती जा रही है। जो एक टाइम में 65 साल में अगर आना था, तो वो आज 35-40 साल में। बिल्कुल। आजकल हम अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं, तो पहले हम इतने पेशेंट नहीं देखते थे, यंग पेशेंट जिनको स्ट्रोक हो रहा है, अब बहुत देखे जा रहे हैं। यंग पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये बिल्कुल मिथ है। फैक्ट यही है कि स्ट्रोक कैन अकर एट एनी एज, किसी भी एज पे हो सकता है। हाँ, 65 के बाद आपके फैक्टर्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके डायबिटीज बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एजिंग होती है, वो सब फैक्टर्स अलग हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 40 साल पे हो तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि 40 इयर्स की एज के बाद अपने सुबह के दोस्त बढ़ाओ और शाम के दोस्त कम कर दो। हमेशा मॉर्निंग के फ्रेंड्स बढ़ाओ, ताकि आप वॉक करो, हेल्दी रहो। तो स्ट्रोक किसी भी एज पे हो सकता है। इवन क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अगर एज अगर 15 साल में, और डू यू फील कि कहीं ना कहीं ये जो है एक्सेसिव ऑफ अल्कोहल जो यंग एज में आ रहा है, और स्मोकिंग जैसे कि आपने पहले भी बात करी, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप देखो ना, अभी आज की जो जनरेशन है, स्मोकिंग कितनी ज्यादा हो गई है, साथ में अल्कोहल का यूसेज इतना ज्यादा हो गया है, लोगों के वीकेंड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, फ्राइडे से लोग स्टार्ट कर देते हैं, डेली पी रहे हैं। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंडिया गढ़ बन गया है। मतलब 13-15% पॉपुलेशन को आज डायबिटीज है इंडिया के अंदर, और हेल्थ चेकअप्स है नहीं, लोगों को पता ही नहीं उनको ब्लड प्रेशर है। आज भी अगर पेशेंट हमारे पास आता है और हम उनको बोलते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर आपका आज 160 है, तो आप इसकी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करो, तो सबसे पहले होता है नहीं सर, वो बाहर ना किसी से झगड़ा हो गया था, इसलिए बीपी बढ़ गया। मतलब लोग इतने डिनाइल मोड में रहते हैं, चल के आए हो। हाँ बिल्कुल सर, वो ना सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ इसलिए बीपी बढ़ गया, नहीं तो वैसे घर पे तो ठीक ही रहता है। अच्छा, घर पे कितना रहता है?
सर 150-60 ही रहता है, मतलब ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तो मैं थोड़ा चल के आया ना, थोड़ा बाहर किसी झगड़ा हो गया, पार्किंग में कुछ हो गया, इस चक्कर में बीपी बढ़ गया। तो इस डिनायल मोड से निकलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीपी दवाइयों से कंट्रोल करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आप कैसे भी करो, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, अपना स्ट्रेस कम करो, अपनी स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल बंद करो, अपनी ओबेसिटी ठीक करो, डाइट अच्छी करो, एक्टिविटी बढ़ाओ, कुछ भी करो, आपको अपना बीपी नॉर्मल लाना है। इट शुड बी बिलो 140/90। आप अपना बीपी को नॉर्मल लाओ। हाँ, अगर ये सब करने के बाद भी आपका बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा, तो मेडिसिन स्टार्ट करो, क्योंकि मेडिसिन की आदत बीमारी की आदत से बहुत बेटर है। लोगों को हाँ, आप बीमारी की आदत मत डालो ना। आपको क्या, आपकी बॉडी को आपने आदत डाल दी कि 160 तो मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन 160 नॉर्मल नहीं है ना। वो 160 नहीं रहेगा, फिर 160 कभी 170 हो जाएगा। एक्चुअली ये साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। वो क्या कर रहा है, आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर आपकी वेसल्स में आपका हार्ट पंप कर रहा है, उस अगेंस्ट प्रेशर कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका हार्ट का साइज बढ़ रहा है, धीरे धीरे फिर वो हार्ट फेलियर में चला जाएगा। उसकी वजह से आपका स्ट्रोक का रिस्क बढ़ रहा है, आपकी नेफ्रोपैथी हो रही है, आपकी किडनी खराब हो रही है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी बोलते हैं। और धीरे धीरे आपके जो इसकी आईज की वेसल्स होती हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है, जो फंडस होता है, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, आपकी विजन जा रही है। तो ये साइलेंट किलर है। स्ट्रोक इज अ साइलेंट एपिडेमिक। ये कोविड नहीं है, आया और चला गया। ये मलेरिया डेंगू नहीं है कि सितंबर से अक्टूबर रहता है फिर चला जाता है, बिल्कुल नहीं। इट इज अ साइलेंट किलर। आप सोचो 18 लाख लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, 12% स्ट्रोक हर साल बढ़ रहा है, तो हम कहां जा रहे हैं? और यही रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ वेस्टर्न पॉपुलेशन से 10 इयर्स जल्दी हो रहा है स्ट्रोक, क्योंकि हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमारा खाना पीना, हम आजकल जंक फूड। मैं डाइट के बारे में भी बात करना चाह रहा था। आपने डाइट की जैसे बोले, डाइट का क्या रोल रहता है सर, स्पेशली स्ट्रोक के मामले में, क्यों और क्या कितनी इंपॉर्टेंस है? देखो, स्ट्रोक एक हेल्थी डाइट सबके लिए जरूरी है, और स्ट्रोक पेशेंट जिनको स्ट्रोक रिस्क है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में मैं बीच में ये बात भी करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मतलब लंच के टाइम पे हमारा नाश्ता हो रहा है, और इवन शाम के स्नैक्स के टाइम पे हमारा लंच हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल शेड्यूल सबका बिल्कुल बिगड़ गया है। खाने में देखो, कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे आपका शुगर इंटेक कम रहना चाहिए। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो भी आपका शुगर इंटेक कम रहना चाहिए, है ना। आप सॉल्ट इंटेक, आपका एक दिन में आप मोटा मोटा मानो, आपको जैसे क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता है ना, सॉल्ट खाना छोड़ देते हैं, सॉल्ट फ्री डाइट पे चले जाते हैं, वो भी गलत है। सोडियम बड़ा जरूरी है हमारी वेसल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। और लोग बेहोश होकर आते हैं बार बार, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया होता है, सोडियम कम हो जाता है। तो आपको सॉल्ट फ्री नहीं होना, आपको सॉल्ट लिमिट करना है। लिमिट से मतलब है कि आप मोटा मोटा आप समझो 5 ग्राम सॉल्ट डेली एक आदमी के लिए सफिशिएंट होता है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम कम रहना चाहिए। 5 ग्राम से मतलब है 1 चम्मच, एक नॉर्मल चम्मच होती है, टी स्पून होती है, वो एक 5 ग्राम होती है। आप आसानी से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके घर में, सबके घर में 1 किलो नमक आता है, 1 kg का नमक आया, आपके घर में वो 1 किलो का नमक कितने दिन तक चला, और आपके घर में कितने मेंबर्स है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारे घर में 1 किलो नमक मोटा मोटा अगर हमारे घर में 1 महीना चलता है, तो 1 kg 1 महीने का मतलब हो गया रोज का 30 से 35 ग्राम आप नमक यूज कर रहे हो, और हमारे घर में 6 मेंबर हैं, तो 6 का मतलब हो गया आप मोटा मोटा 4 से 5 ग्राम डेली पर पर्सन जाता है। तो मोटा मोटा आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको लगता है कि आपकी अगर बहुत ज्यादा यूसेज हो रही है नमक की, तो उसको कम करो। इट शुड नॉट एक्सीड 5 ग्राम पर डे। तो सॉल्ट इंटेक को थोड़ा लिमिट रखो, शुगर इंटेक बहुत लिमिट। डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट जूसेस नहीं पीने। आप फ्रूट्स खा लो, जूस मत पियो। क्यों? आप बताओ जसमीत, आप मौसमी का जूस पीते होगे? एक मौसमी जूस में मोटा मोटा कितने मौसमी यूज होती होंगी? 6 से 7, 4 या 5 तो मिनिमम होती है, चाहे छोटा ग्लास भी हो। आप कभी ऐसे 4-5 मौसमी खाई है आपने कभी? नहीं। आपने क्या किया, आपने मौसमी का जूस, मतलब कोई भी जूस, मैं मौसमी की बात नहीं है, एप्पल जूस, कोई भी जूस है ना, आप बनाना शेक होता है, आप कोई भी शेक जब लेते हो तो उसमें आपने क्या किया, आप एक तो उसको जूस बना दिया, आपने उसका फाइबर सारा खत्म कर दिया। दूसरा, आपने लोग और क्या करते हैं, एडिड शुगर डाल देते हैं, और बाहर के जो जूसेस होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव और ऊपर से होते हैं, जो डब्बे वाले जूसेस, बिल्कुल कैंड फूड होता है, कैंड जूसेस होते हैं। तो आपने अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने फाइबर सारा हटा दिया, शुगरी कर दिया, शुगरी जूसेस होते हैं सारे, सब में शुगर है, आपने एडिड शुगर कर दी, उसको प्रिजर्वेटिव और डाल दिए, तो एक्चुअली वो डेंजरस हो जाता है ना। आप फ्रूट्स खाओ, है ना। तो आपको बेसिकली शुगर लिमिट रखनी है, अपनी सॉल्ट इंटेक लिमिट रखना है, आपको फाइबर रिच डाइट खानी है।
आपको होल ग्रेन्स खाने हैं। होल ग्रेन से मतलब है जैसे आपके ओट्स हो गए, जो आपका ब्राउन राइस हो गया, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो लेने हैं। सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने हैं। जो भी घी वगैरह जो सर्दी में जम जाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, वो आपको अवॉइड करने हैं। आपको एग योक, एनिमल फ्लैश, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी होती हैं। आपको फ्राइड चीजें, पिज्जा, बिस्किट, केक, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। जो खाने में बढ़ाना है, आप फ्रूट्स खाओ, सारे वेजिटेबल्स लो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में खूब सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो आप फ्रूट्स लो, जूसेस पी सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, डायबिटिक पेशेंट में हम नहीं कभी बोलते कि जूस पीना, आप फ्रूट्स ले लो। बहुत ज्यादा शुगरी फ्रूट्स मत लो, लेकिन नॉर्मल फ्रूट्स आप फ्रूट वेजिटेबल्स सारे लो। वाटर इंटेक बढ़ाना है। वाटर इंटेक आपका अच्छा रहना चाहिए। जितनी आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी, उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। कम से कम, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि मिनिमम 8 कप पानी, 8 कप पानी दिन में पीना है हर एक को। जो एक नॉर्मल कप होता है, उसके 8 कप आपको पानी मोटा मोटा दिन में लेने होते हैं। तो वाटर इंटेक अच्छा रखना है आपको। जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं, ऑलिव ऑयल हुआ, ये सब खाने में बनाने में यूज होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोल्ड प्रेस ऑयल भी काफी अवेलेबल है। हाँ, हेल्दी ऑयल्स आप यूज कर सकते हो। और आपके लेग्यूम्स हैं, फाइबर रिच डाइट है, ये सब चीजें आपको खाने में धीरे धीरे बढ़ानी है। ओके, तो स्पेशली ये तो होगी डाइट की बात सर। मैं अगर ये समझना चाहूँ कि किसी घर में अगर कोई एक ऐसे भी केसेस आते हैं कि पेशेंट जो है गिर के उसको कहीं ना कहीं स्ट्रोक के सिम्टम्स से, और थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, उसके बाद फिर वो नॉर्मल रूटीन में अपनी आ गया और वो कहता है कि मेरे को तो जाने की जरूरत नहीं। तो इस केस में क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जिसमें इसको बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। मतलब ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए, इस्कीमिया मतलब ब्रेन में थोड़ी देर के लिए ब्लड रुका और अटैक आया। तो TIA इज अ मिनी स्ट्रोक, ऐसे समझो। क्योंकि वो तो यही समझता है कि हाँ, किसी को पैरालाइज हुआ और वो 5-10 मिनट में ठीक हो गया, तो उसको लगता है, कई बार लगता है कि था भी कि नहीं था कुछ, या उसको लगता है अब तो मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको TIA होता है, मतलब आपके कुछ अच्छे कर्म है कि भगवान ने आपको टाइम दे दिया, आपको पूरे फुल ब्लोन स्ट्रोक से आपको बचा लिया, लेकिन ये वार्निंग सिम्टम है, इसको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज स्ट्रोक। उल्टा मैं कहूंगा स्ट्रोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगले 48 आवर्स में TIA जिसको हो गया, उसको स्ट्रोक होने के चांस अप टू 10 to 20% होते हैं। और अगर 48 आवर्स में नहीं भी होता तो नेक्स्ट 1 ईयर रिस्क भी अप टू 20% होता है। तो ह्यूज रिस्क है उसको स्ट्रोक होने का। TIA 1 साल तक रिस्क रहेगा। हाँ, बिल्कुल, और आगे भी रहेगा। मतलब ये तो 48 आवर्स के अंदर ही 20% रिस्क है। मतलब आप सोचो, किसी को TIA हुआ है और वो ध्यान नहीं देता, तो हर 5 में से किसी एक इंसान को, या हर 10 में से 1 या 2 लोगों को फुल ब्लोन स्ट्रोक हो जाएगा 48 आवर्स के अंदर। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको TIA पे तो अपने आप को इन्वेस्टिगेट जरूर कराना है। आपको अपना प्रॉपर, आपको फटाफट हेल्थ चेकअप कराना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराना है, डॉपलर वगैरह कराना है, ये सब चीजें कराने हैं। आजकल ना एक बड़ा ये चल गया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, आपने सुना होगा। मतलब 999 में आपके 80 टेस्ट हो रहे हैं, 699 में आपके 73 टेस्ट हो रहे हैं। ये इनमें बहुत सारे टेस्ट को तो हम पढ़ते भी नहीं है। दूसरा क्या होता है, जैसे अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं, तो आज आपने ब्लड टेस्ट करा लिए। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है, उन ब्लड टेस्ट में कोई BP चेक नहीं हुआ, आपका कुछ नहीं हुआ, शुगर चेक हुई, किडनी लीवर चेक हुआ, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका विटामिन D, कैल्शियम, ये सब चेक हुआ, ये नॉर्मल टेस्ट हुआ। और जब वो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, तो आदमी को लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास अभी 2 दिन पहले पेशेंट आए, उनके रिलेटिव आए और उन्होंने कहा कि देखो फादर की ना सारी रिपोर्ट हमने पिछले महीने कराई है, सारा ठीक हो गया, और देखो अब इनको स्ट्रोक हो गया। ये तो बिल्कुल हेल्दी थे। मैंने कहा रिपोर्ट्स दिखाओ, तो रिपोर्ट्स भाई 699 का पैकेज, उसमें 73 टेस्ट हो रखे हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ, आज लोगों, ये ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन इससे आपका स्ट्रोक रिस्क नहीं पता चला, 699 इससे आपका हार्ट अटैक नहीं पता चला, हार्ट अटैक नहीं पता चला। इसमें तो आपकी शुगर वुगर चेक होगी, आपका BP चेक नहीं हुआ, कुछ भी चेक नहीं हुआ। तो बेसिकली स्ट्रोक में जरूरी क्या है, आप इको कराओ कि हार्ट ठीक है, आप कैरोटिड डॉपलर कराओ। डॉपलर से आपको पता चलता है, एक अल्ट्रासाउंड टाइप का होता है जो आपका फ्लो बता देता है कि ब्रेन में फ्लो कैसा चल रहा है। और कमाल की बात है, क्योंकि पैकेजेस को इतना सस्ता किया जा रहा है और इतना लुभाना किया जा रहा है, उसमें ये सब चीजें हो ही नहीं सकती। क्योंकि कैरोटिड डॉपलर, इको, ये तो हॉस्पिटल के अंदर होगा ना, घर जाके तो होगा नहीं किसी का डॉपलर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है
ठीक है आपने हेल्थ चेकअप कराया, आपका रूटीन सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हेल्दी हो। जो हॉस्पिटल के हेल्थ चेकअप्स होते हैं उसमें वो ब्लड टेस्ट तो होते ही होते हैं, उसके साथ में ये सब चीजें होती हैं कि आपकी बोन्स कैसी हैं, आपका डेक्सा स्कैन होता है, फीमेल्स में आपको कोई कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा, मेमोग्राफी होती है, डॉपलर होता है कि आपका ब्रेन की आपकी वेसल्स कैसी हैं, आपको जब वेसल्स चेक नहीं करोगे हार्ट का इको होता है। तो ये एक्चुअली कंप्लीट हेल्थ चेकअप है। तो मैं सबको व्यूअर्स को ही बोलूंगा कि वो हेल्थ चेकअप ठीक है, लेकिन आपको हॉस्पिटल के पैकेज चाहे थोड़े से आपके महंगे पड़े, लेकिन वो एक्चुअल हेल्थ चेकअप है जिसमें एक्चुअल आपकी बॉडी की हर डिजीज से रिलेटेड होते हैं। और आजकल तो आपने सुना होगा हेल्थ चेकअप इतनी तरह के हो गए हैं, हार्ट हेल्थ चेकअप अलग होते हैं, फीमेल वुमेन के अलग हेल्थ चेकअप होते हैं, हर चीज के, और वो कंप्लीट हेल्थ चेकअप, उसमें आप 1000-2000 मत देखो। अगर आज मेरे को कोई 2999 पे मेरी सारी बॉडी चेक कर दे, इंक्लूडिंग इको, डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, सब चीजें हो जाए, तो वो ज्यादा बेटर है। आज मेरे लीवर के एंजाइम नॉर्मल है, इसका मतलब मेरा लीवर ठीक है, ये थोड़ी है। अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा उसमें फैट तो नहीं जमा हो गया है, लीवर का टेक्सचर कैसा है, मेरी वेसल्स में कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गई है। अच्छा, कैरोटिड डॉपलर इतना इंपॉर्टेंट है, ये ना किसी हेल्थ चेकअप में होता ही नहीं है। हम यहाँ शुरू किया कि हम हेल्थ चेकअप में कैरोटिड डॉपलर रखते हैं ताकि हमें एक बार हमारी वेसल्स कैसी है ना, हमकी वेसल्स, अगर आज मान लो किसी को कैरोटिड पेशेंट नॉर्मल है, हमने डॉपलर किया और उसका 50-60% ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है, 70 से नीचे हमें खाली मेडिकल ट्रीटमेंट देनी होती है। तो डॉपलर किया, आपको पता चल गया, तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपने कोलेस्ट्रॉल चेक कर लिया, उसकी कुछ मेडिसिन स्टार्ट हो गई, ठीक है, कुछ डिजीज मॉडिफाई करने के लिए कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल कर लिया, तो आपने अपने आप को स्ट्रोक के रिस्क से बचा लिया। तो हेल्थ चेकअप इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हेल्थ चेकअप प्रॉपरली होते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू ये 699 के पैकेज वाले। जो है वो कोई भी नॉर्मल पर्सन अपने रूटीन में करवा सकता है? नहीं, वो आपको एक्चुअली डॉपलर की मशीन्स हॉस्पिटल में ही होती है, तो वो हॉस्पिटल हेल्थ चेकअप, हाँ, हॉस्पिटल में कोई भी करवा सकता है। बिल्कुल। ओके, सो सर स्पेशली अगर मैं, जैसे इसमें हमने अभी तक स्ट्रोक को समझा, प्रिवेंशंस क्या हैं आज के टाइम में? प्रिवेंशन इसके अलावा, जैसे अगर आपने डाइट्स की हमने बात करी, फिजिकल एक्टिविटीज की बात करी, इसके अलावा जैसे पोस्ट ऑफ केयर भी रहती है। पोस्ट ऑफ केयर में अगर मैं जाना चाहूँ तो एक पेशेंट को अगर स्ट्रोक हुआ तो पोस्ट ऑफ केयर क्या रहेगी, इवन हॉस्पिटल, आफ्टर द हॉस्पिटल? जैसे इसमें दो चीजें होगी, एक तो जिसमें तो आपने पूछा प्रिवेंशन में मैंने आपको कहा 7 रूल आपको फॉलो करने हैं। आपका शुगर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को 0 करना है, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, आपको हेल्दी डाइट खानी है, एक्टिव होना है और ओबेसिटी खत्म करनी है। ये 7 रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपना स्ट्रोक का रिस्क 90% से ज्यादा बचा सकते हो। लेकिन अगर किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को पैरालाइज का अटैक आ गया, तो आज बहुत तरह की ट्रीटमेंट आ गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्लॉकेज की वजह से होता है। अब आपके पास 2 तरीके हैं ब्लॉकेज खोलने के, या तो कोई आप ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाए और ब्रेन में फ्लो वापस स्टार्ट हो जाए और पैरालाइज ठीक हो जाए। इसको बोलते हैं हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस। जैसे कोई भी दवाई दी जाती है उसी तरह आईवी ड्रग देते हैं, एक दवाई देते हैं, उस दवाई से वो ब्रेन में जाती है, क्लॉट को डिसॉल्व करती है और पैरालिसिस ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं आईवी थ्रोम्बोलिसिस। इसमें 2-3 तरह के इंजेक्शंस आ गए हैं और ये शुरू के 4.5 घंटे तक दे सकते हैं। 4.5 आवर्स तक, 3 घंटे शुरू के ब्रेन में बोलते हैं गोल्डन आवर्स। स्ट्रोक आया तो उस टाइम से दे सकते हैं। शुरू के 3 घंटे होते हैं गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स मतलब उसमें अगर ये इंजेक्शन दे दिया जाए तो रिकवरी के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। 4.5 घंटे तक भी दे सकते हैं। 4.5 घंटे के बाद एक्चुअली ब्रेन काफी हद तक डेड हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए 4.5 घंटे के बाद नहीं देते हैं। दूसरा जो अब कॉन्सेप्ट आया है, जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होती है उसी तरह ब्रेन में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी होने लग गई है। जैसा कि नाम बताता है कि मैकेनिकल मतलब हमें खुद जाके करनी है, थ्रोम्बेक्टमी, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, आपको मैकेनिकली जाके थ्रोम्बस को निकालना है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। ये हॉस्पिटल में डेडिकेटेड कैथ लैब्स होती हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं जो ये करते हैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द टेस्ट? जैसे मैंने बताया उसमें 4.5 घंटे में करना होता है। इसमें आप 6 घंटे तक तो कर ही सकते हैं। इवन अगर आपके पास कुछ क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो 24 घंटे तक भी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करी जा सकती है। तो आपका टाइम विंडो बहुत बढ़ जाती है। और इंजेक्शन में जो वेसल की रिकैलिनेशन मतलब उसमें फ्लो वापस स्टार्ट होने के चांस 30 to 50% होते हैं, वो मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस में अप टू 88% होते हैं। तो आपका रिकैलिनेशन बहुत बेटर हो गया और दूसरा आपके पास टाइम विंडो बढ़ गई है। तो आज अगर किसी को भी स्ट्रोक या पैरालाइज आता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप फटाफट
आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएं आसपास जहां कम से कम एक सीटी स्कैन की फैसिलिटी जरूर, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले जब स्ट्रोक आएगा तो ब्लीडिंग है कि ब्लॉकेज है, उसके लिए सीटी स्कैन करना पड़ेगा। टायर 3 टायर 2 में बहुत केसेस ऐसे जहां नहीं हो पाते। अगर आप ऐसी जगह चले गए जहां पे सीटी स्कैन तक नहीं है तो फिर वहां से आपको सीटी स्कैन के लिए भेजा जाएगा, फिर वहां से सीटी स्कैन से पेशेंट वापस आएगा, जो बढ़ गया, फिर फिर वहां की रिपोर्ट आएगी। तो एक्चुअली आपने 1 घंटा आपका खराब हो जाएगा। इससे अच्छा आप वहां ना रुक के 5 मिनट और लगा के ऐसी जगह चले जाओ जहां सीटी स्कैन है। तो एक्चुअली आपने 5 मिनट खराब नहीं किए, आपने 55 मिनट बचा लिए, 55 मिनट बचा लिए। 55 मिनट्स को आप 2 मिलियन न्यूरॉन से मल्टीप्लाई कर दो। एडवांटेज ऑफ मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी। बिल्कुल, तो आपको ऐसी जगह पे जरूर जाना है जहां कम से कम सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो। और सीटी स्कैन करने के बाद फिर आप डिवाइड कर देते हो कि ये ब्लॉकेज है कि ब्रेन हेमरेज है। और ब्लॉकेज है तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम फटाफट वो इंजेक्शन दे सकते हैं, और इंजेक्शन से अगर ठीक नहीं होता तो फटाफट मैकेनिकल थ्रोम्बोटमी के थ्रू आप क्लॉट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है, बस आपको टाइम पे आना है, हॉस्पिटल को ट्रस्ट करना है और टाइम पे आप पहुंचो। जितनी जल्दी आप पहुंचोगे, टाइम इज ब्रेन, टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। मैं जो पोस्ट ऑफ केयर की जैसे बात कर रहा है, और एक सर 15 साल के बच्चे को अगर आप समझाना चाहें तो किस तरीके से पोस्ट ऑफ केयर समझाना चाहेंगे कि अगर उसके घर में किसी बड़े को हो जाता है तो क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए अपनी डेली लाइफ में? देखो, स्ट्रोक अगर हो गया और वो पूरी तरह मान लो पार्शियल रिकवरी हुई है ना, तो पहली चीज तो ये ध्यान देनी है कि कोई कुछ भी बोले, रिकवरी मैंने आपको कहा न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, कनेक्शन है ना, तो आपकी रिकवरी होती रहती है एंड इट लास्ट फॉर लाइफ। शुरू के 2 साल में रिकवरी बहुत अच्छी होती है। लोगों को मिथ है कि 6 महीने का रिकवरी रुक जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्लो हो जाती है। आपको बाहर से इतनी जल्दी दिखती, जो आपको रोज देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो आपसे 2 महीने बाद मिलेगा वो बताएगा हाँ अंकल में तो बहुत डिफरेंस आ गया। तो रिकवरी होती रहती है। लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, लोग दवाइयां छोड़ देते हैं। लोगों को लगता है अब दवाई देने से कोई फायदा नहीं हो रहा, अब तो स्ट्रोक ठीक। दवाई आप स्ट्रोक ठीक करने के साथ साथ इसलिए भी दे रहे हो कि दोबारा स्ट्रोक ना हो। लोग ब्लड थिनर्स छोड़ देते हैं। स्ट्रोक होने के बाद किसी को भी अगर क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक होता है, ब्लॉकेज वाला होता है, तो उसमें ब्लड थिनर्स लाइफ लॉन्ग चलते हैं। चाहे आप पूरा रिकवर कर जाओ, चाहे आप 0 रिकवर करो। अगर आप ठीक नहीं हुए तो ये सोच के मत छोड़ो कि अब तो रिकवरी हो ही नहीं रही, अब क्या दवाई देने का फायदा है ना। और ये सोच के भी मत छोड़ो कि अब तो पूरा रिकवर हो गया, अब तो दवाई लेनी है, क्योंकि आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी है। आपको दोबारा स्ट्रोक ना हो, उसके लिए आपको प्रिवेंट करना है, तो आपको ब्लड थिनर्स हमेशा लेने हैं। तो मैं सबको ये कहूंगा कि आपको अपनी मेडिसिन नहीं छोड़नी है। आपको अपने डॉक्टर से 3 महीने में 6 महीने में आपको दिखाते रहना है। और अगर आप रिहेबिलिटेशन का बहुत ज्यादा रोल है, फिजियोथेरेपी, लोगों को लगता है कि सर ये तो मालिश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजियोथेरेपी 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद न्यूरो में एमपीटी होती है उनकी, फिर वो 2-3 साल का कोर्स होता है। तो ये एक ट्रेनिंग है, वो आप और मैं नहीं समझ सकते, हर एक आदमी का अपना ट्रेंड होता है। तो ये मालिश नहीं है कि मालिश है, लोगों को लगता है कि बड़ी कॉस्टली है, बिल्कुल नहीं है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप अपनी फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू करोगे और मेडिसिन लेते रहोगे तो बहुत हद तक स्ट्रोक रिकवर कर जाता है। हिम्मत नहीं हारनी, पेशेंस रखनी है, थोड़ी सी ना पेशेंस रखनी है, धीरे रिकवर होता है। क्योंकि स्ट्रोक के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने के बाद मसल्स हमारी टाइट होने लगती है। इसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी, कि जिस साइड पैरालाइज होता है जो रह गया वो 6 महीने के बाद धीरे धीरे स्पास्टिक फेज में चला जाता है। तो आपको फिजियोथेरेपी से फायदा क्या होता है कि ये जो स्पास्टिसिटी है, मसल मतलब टाइट हो जाती है, उस टाइटनेस को कम करता है। और इसके लिए कुछ मेडिसिन भी आ गई हैं आजकल जो स्पास्टिसिटी को कम करती हैं। और इसमें आजकल बोटॉक्स का रोल आ गया, आपने सुना होगा कि बोटॉक्स लोग एजिंग कम करने के लिए लगते हैं। मैं थोड़ा सा इसको भी चाहूंगा कि एलैबोरेट आप बोटॉक्स को करें तो। देखो, बोटॉक्स के बारे में बड़े मिथ हैं, लोगों को लगता है कि खाली ये स्किन की ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। स्किन की ट्रीटमेंट है ना, आपके फेस को बेटर करने के लिए होती है, आपके रिंकल्स फ्री करने के लिए, आपकी आईब्रो लिफ्ट करने के लिए, ये सब यूज होते हैं। लेकिन इसका न्यूरोलॉजी में बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, मतलब बेसिकली बोटॉक्स क्या है, इट इज अ टॉक्सिन जो आपकी मसल्स को टेम्पररी पैरालाइज करता है। तो आपकी जो मसल ओवर एक्टिव है, आप उसमें बोटॉक्स लगाते हो तो ओवर एक्टिविटी खत्म हो जाती है और आपकी मसल नॉर्मल टोन पे आ जाती है। तो पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी, जिनको स्ट्रोक होने के बाद 1 साल 2 साल तक प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई और पैरालाइज रह गए और हाथ पैर टाइट हो गए, उसमें बोटॉक्स का बहुत अच्छा रोल है। अगर आप ट्रेंड हो बोटॉक्स लगाने में
तो फिर आप अगर अलग अलग मसल्स में हम लगाते हैं और उसके बाद अच्छी फिजियोथेरेपी होती है, और 1-2 सेशंस अगर जैसे बोटॉक्स हम 3 महीने बाद 6 महीने बाद फिर रिपीट करते हैं, तो अगर 1-2 बार ऐसे बोटॉक्स लग जाते हैं और अच्छी फिजियोथेरेपी होती है, मेडिसिन चलती है, तो काफी हद तक स्पार्सिटी खत्म हो जाती है और आदमी चलने लग जाता है। सो थैंक यू सर, आपका ये टॉपिक के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारा मतलब मोटिव यही रहता है कि स्पेशली आज के टाइम में कहीं ना कहीं ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वीडियोस और चीजें अवेलेबल हैं, बट जो प्रैक्टिकली एक्चुअल में इन सब चीजों से डील कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है उनके साथ रूबरू होकर इस सभी बातों में, इस सभी टॉपिक्स पे बात की जाए। थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। जिसमें बड़ा जरूरी है, मैंने आपको बताया, अवेयरनेस तो आप ही लोगों ने फैलानी है। अवेयरनेस होगी तभी हम इसकी डिसेबिलिटी को कम कर पाएंगे, इसकी डेथ रेट को कम कर पाएंगे और धीरे धीरे हम स्ट्रोक से जीत पाएंगे। बिल्कुल, होप सो कि हमारे इन्हीं वीडियोस की वजह से गवर्नमेंट को भी जैसे रहेगा तो अवेयरनेस और भी ज्यादा फैलेगी गवर्नमेंट लेवल पे भी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।